नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे आप? राजस्थान का एकीकरण। देखो विद्यार्थियों, आपने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस एकीकरण की पृष्ठभूमि जानेंगे। क्या जानेंगे? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से तात्पर्य यह है कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां घटित हुई कि हमें राजस्थान का एकीकरण करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है 1757 में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा होता है? प्लासी का युद्ध होता है। और फिर उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध या फिर 1757 से प्लासी के युद्ध से हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया। तो जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत, तो उसमें कई रियासतें भी थी। ब्रिटिश क्षेत्र भी था और उसमें रियासतों को भी शामिल कर रखा था। आपने देखा होगा जब एकीकरण हो रहा था भारत का, तो उस समय लगभग 565 रियासतें थी। 3 रियासतों को छोड़कर 362 ने आसानी से उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे विले पत्थर पर। लेकिन 3 ने बड़ी मुश्किल से कर दिया था। उनसे भी करवा लिए थे, लेकिन बाद में करवाए थे। तो इसी प्रकार उस समय की बात है कि राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी उस समय? 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 19 रियासत थी। और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। तो ऐसे तो राजस्थान 19 और 3 22 में बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएगा? 19 और 3 22। और एक अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरेट था। तो उस समय की कंडीशन ये थी, जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर रहे थे या कर दिया था, उसके बाद में पूरे भारत का एकीकरण करना था। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो, ये नीति अपनाई थी। आपको पता है एक अधिनियम आया था 1909 का, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। उसमें मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधिमंडल दे दिया था उन्होंने। अलग से उनको अधिकार दिया गया। तो हिंदू और मुसलमानों को लड़वा दिया था उन्होंने 1909 में। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के बीज बो दिए थे। हालांकि बीज तो पहले से बोए हुए थे, लेकिन हमेशा अंग्रेजों की नीति रही है कि फूट डालो और राज करो की रही है। तो अब हम इसी कड़ी में एक टॉपिक अपना जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो ये 19 रियासतें कौन कौन सी थी ये देखेंगे। ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे और एक चीफ कमिश्नरेट कौन सा था? चीफ कमिश्नरेट मतलब अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। इनको मिलाने में 7 चरण लगे। कितने चरण लगे? 7 चरण लगे। जैसे पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखो प्रश्न क्या बनता है कि कई बार तो ये चरण का नाम दे देते हैं। जैसे 4 चरण दे दिए और 4 इनका नाम दे देते हैं कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तो सवाल ये बनता है। एक इनकी डेट पूछ लेते हैं कई बार, तो भाई पहला चरण और दूसरा चरण या कोई से की भी आपस में डेट को सुमेलित भी करवा सकते हैं, छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि पहला चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था। अब जिन्होंने पढ़ रखा उनको पता है, एबीसीडी एक ट्रिक भी बना रखी है इसकी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया। कई बार पूछा जाता है फिर इसका अलवर का कौन शासक था उस समय, भरतपुर का कौन था, करौली का कौन था, धौलपुर का। मतलब कहीं से भी कितना भी डीप जाके सवाल यहाँ से बन सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एकीकरण में हम ये 7 चरण पढ़ने वाले हैं। कितने चरण पढ़ने वाले? 7 चरण पढ़ने वाले। और देखो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, वृहद राजस्थान की स्थापना हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस तो ये मनाया जाता है विद्यार्थियों 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर को राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया था। ठीक है ना? और अभी वर्तमान में देखे, आज की तारीख में देखे, तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 41। कितने हैं? 41 है, ध्यान। तो ऐसा है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं बहन जी। राजस्थान का एकीकरण देख लो, अगर आपको हो तो पढ़ लो, नहीं तो आप लोग हेडिंग डाल लो राजस्थान का एकीकरण। अब देखो भारत में कैसे शासन संचालित होता था उसको भी आप देख लो। पहले अंग्रेजों के समय की बात बता रहा हूँ। तो अंग्रेजों के समय ऐसे शासन संचालित होता था। अलग से पेज ले ले। लिखना कुछ नहीं है आपको, केवल राजस्थान का एकीकरण डालना, फिर मैं लिखा दूंगा सारी बातें।
देखो विद्यार्थियों, आप अंग्रेजों का जो शासनकाल पढ़ते हैं, मतलब ब्रिटेन का शासनकाल, इसका ब्रिटेन का, और ब्रिटेन की तरफ से भी दो ने हमारे ऊपर शासन किया है। एक तो किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और एक किया ब्रिटिश ताज ने ब्रिटिश ताज ने, जिसको हम रानी का शासक भी कहते हैं, साम्राज्य के शासक भी कहते हैं, या ब्रिटेन के राजा का शासक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो भागों में बांट रखा है इसको। जब 1757 की क्रांति हुई तब से लेकर, सॉरी 1757 का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, तब से लेकर 1857 का जो काल है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर शासन किया था। इसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक, जब हम स्वतंत्र होंगे, तब तक हमारे ऊपर शासन करने का काम कौन कर रहा है? ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन भी, ताज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्राउन कहते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से चालू होता है। और इस समय 1857 में आपको पता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा भी होती है, जिसे विक्टोरिया घोषणा या इलाहाबाद घोषणा कहते हैं। और इस विक्टोरिया घोषणा में, या फिर जो बाद में एक्ट बनता है 1857 का, उसमें प्रावधान किया जाता है जो पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, वो भारत का वाइसराय होगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जानना कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल की बात है। तो अब इसमें क्या होता था, ब्रिटेन वाले भारत में कैसे शासन संचालित करेंगे? तो भारत में ऐसे संचालित करते थे कि इन्होंने दो पद सर्जित कर रखे थे। कितने? दो पद सर्जित कर रखे विद्यार्थियों। दो पद कौन कौन से? एक तो कर रखा है इन्होंने गवर्नर जनरल का। कौन सा? गवर्नर जनरल का। इसी को हम बाद में वाइस राय कहने लग गए। क्या कहने लगे? वाइस राय। 1858 से पहले इसको गवर्नर जनरल बोलते थे भारत का, उसके बाद में वाइस राय कहने लगे। और एक होता था विद्यार्थियों भारत सचिव। कौन होता था? भारत सचिव। इसको भारत मंत्री भी कहते हैं। ये बैठता था ब्रिटेन में। ये कहां बैठता था? ब्रिटेन में, इंग्लैंड बैठता था। और ये संसद का कोई मेंबर होता था। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना, उसका कोई मेंबर होता था ये। और ये जो वाइस राय, ये रहता था भारत में। ये कहां रहता था? भारत में रहता था। तो भारत का शासन संचालित करने में दो लोगों का योगदान है। किस किस का है? एक तो वाइस राय का है और एक भारत सचिव का। लेकिन भारत सचिव भारत में नहीं रहता है, ये कहां रहता है? इंग्लैंड में रहता है। और ये कहां रहता है? भारत में रहता है। अब ये पूरे भारत को कैसे संभालेगा अकेला व्यक्ति? नहीं संभाल सकता ना। तो फिर ये क्या करता, अलग अलग राज्यों में इसने पीए लगा रखे हैं। अलग अलग राज्यों, जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसमें क्या, किन की नियुक्ति कर रखी इसने? पीए की, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। और इन पॉलिटिकल एजेंट बहुत सारे होते हैं एक राज्य में, या जैसे राजपूताना में बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट होते थे। इनके ऊपर एक नई पोस्ट और सर्जित की बाद में, उसका नाम होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि पीए और गवर्नर जनरल के बीच में एजेंट के रूप में काम कौन करता था? एजीजी करता था। जैसे पूरे राजस्थान का एक एजीजी होता था। और इस राजस्थान के एजीजी के अधीन बहुत सारे क्या होते थे? पीए होते थे यार। तो इस प्रकार अपना यहाँ का शासन संचालित होता था। तो कई बार देखा होगा आपने, जब पूछते हैं कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एकीकरण के समय एजीजी कौन था, पहली बार कौन एजीजी बना राजस्थान का, इस सवाल बनते रहे। एजीजी का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? तो इस एजीजी का हेडक्वार्टर पहले अजमेर में हुआ करता था। कहाँ पर हुआ करता था? अजमेर में। बाद में कहाँ पे कर दिया था? माउंट आबू कर दिया था। हाँ, 6 महीने वाला कर दिया। ठीक है। और ये पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग रियासतों में हुआ करते, जैसे मेवाड़ मेवाड़ रियासत में अलग हुआ करता था, मारवाड़ में अलग हुआ करता था, कोटा में अलग हुआ करता था, जयपुर में अलग हुआ करता था। ये सारे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो हम इस एकीकरण में ये जानते हैं कि एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे और कितने चीफ कमिश्नरेट, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। तो उस समय कितना था? एक तो केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे विद्यार्थियों। ठीक है। एक तो कुशलगढ़, निमराना और लावा। और बाकी 19 रियासत है। तो कौन कौन सी थी वो सारी चीजें मैं लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हेडिंग डालो आप, पृष्ठभूमि, एकीकरण की पृष्ठभूमि। एकीकरण की पृष्ठभूमि। देखो, एकीकरण के समय राजपूताना में, राजस्थान वाला क्या कहलाता था पहले? राजपूताना। राजस्थान नहीं था उस समय नाम इसका। राजपूताना में 19 देसी रियासतें, 19
देसी रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे पहले आप एक काम करो, एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख लो, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश लिखा है ना आपने, इसको आप चीफ कमिश्नरेट भी कह सकते हो या अंग्रेज शासित प्रदेश भी कह सकते हो। चीफ कमिश्नरेट क्या बोलेंगे? अंग्रेज शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश नाम तो बाद में आया था ना। तीन ठिकाने लिख लो विद्यार्थियों, कौन कौन से 3 ठिकाने थे? देखो, कुशलगढ़, लावा और निमराना। लिख लिया? कुशलगढ़ विद्यार्थियों बांसवाड़ा में आता था, बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा रियासत। लावा जयपुर लिख लो। पहले टोंक में आता था, बाद में 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से जयपुर में आने लग गया। आने लग गया जयपुर में। इससे पहले टोंक रियासत में आता था, टोंक रियासत में। लावा जो ठिकाना है ना, वो 19 जुलाई 1948 से कौन सी रियासत में आता है? जयपुर रियासत। इससे पहले कौन सी में आता था? टोंक रियासत में आता था। निमराना लिख लो। अलवर रियासत, अलवर जिला नहीं बोल रहा हूं मैं, अलवर रियासत में आता था। अलवर रियासत का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में देखें कि निमराना कहां पड़ता है? तो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। नोट डाल के लिख लो चाहो तो। लिखो, निमराना वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है या जिले में स्थित है। मेरे पास में लिखो 19 रियासतों के नाम लिखो। 19 रियासतों के नाम। एक तरफ तो एक काम करना विद्यार्थियों, एक टेबल बनाना। और टेबल कैसे बनाना सुनिए। पहले तो लिखना आप सीरियल नंबर। क्या लिखोगे? सीरियल नंबर। और फिर रियासत का नाम, रियासत का नाम। और फिर उसका शासक कौन था। एक तरफ तो सीरियल नंबर लिखना और एक तरफ रियासत का नाम और एक तरफ शासक। इस टाइप की टेबल बनाना। लिख लिया? पहली रियासत का नाम लिखो, जयपुर। जयपुर रियासत। और जिस समय एकीकरण हुआ उस समय जयपुर का शासक कौन था? मानसिंह सेकंड। देखिएगा, महाराजा मानसिंह द्वितीय। लिख लिया? देखो, मेवाड़। और अब उस समय मेवाड़ नहीं बोलते इसको, उस समय उदयपुर कहते हैं ध्यान रखना। क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसा दिया तो उसके बाद में उदयपुर कहते हैं उसको। तो आपको मेवाड़ भी मिल सकता है और उदयपुर भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या देता है आपको। तो मेवाड़ के ब्रैकेट में आप उदयपुर जरूर लिख लेना और वहाँ के शासक का नाम लिखो, महाराणा भूपाल सिंह।
देखो जोधपुर, जोधपुर। और जोधपुर का शासक का नाम लिखो, महाराजा हणुत सिंह, या कई जगह हनुमान सिंह भी मिलता है, हणुत सिंह। लिखूं क्या? हणुत सिंह या हनुमान सिंह। हनुमान सिंह नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, क्या मिलेगा? हणुत सिंह ही मिलता जाता है। ये फोटो तो मैंने वहां से उठाई नेट से, टेंशन मतलब नहीं, इससे ज़्यादा विश्वास ना करें आप। वो तो केवल ठीक है, आपको थोड़ा मैप ऐप दिख जाए इसलिए लेके आ गया हमें। लिख लिया? अब लिखो अगली रियासत बीकानेर। क्रम जरूर डालते रहना। बीकानेर, बीकानेर का शासक लिख रखा है क्या इसमें? हाँ, बीकानेर का लिख लो, शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। अगला लिखो जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था? में लिखा है कहीं पे? नहीं है? जैसलमेर का शासक लिखो, महाराजा जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। लिख लिया? अगली रियासत का नाम लिखो, बूंदी, बूंदी। और बूंदी का शासक का नाम लिख लो, बहादुर सिंह। बूंदी का शासक कौन है? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। लिख लिया? कितने हो गए? 7वें पे लिखो, कोटा, कोटा। और कोटा का शासक का नाम लिखो, भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह, भीम सिंह। कितनी होगी? 8वें पे लिखो, डूंगरपुर, डूंगरपुर। और डूंगरपुर का शासक का नाम लिख लो, लक्ष्मण सिंह। देखो फिर बता रहा हूँ, यहाँ से एक सवाल ऐसा आता है, एक तरफ रियासत का नाम दे देता है, एक तरफ शासक का नाम दे देता है, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित करो। 19 रियासत है लिखनी है आपको टोटल, क्योंकि 3 का तो मैंने लिखा ही दिया आपको। कौन सा लास्ट कौन सी लिखी? डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह। लिखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के शासक का नाम लिखो विद्यार्थियों, राम सिंह। कौन है? राम सिंह। अभी पूछूंगा जब जैसे इनका हम एकीकरण करेंगे, जैसे पहला चरण मत्स्य चरण होगा, तो मत्स्य चरण में मैं अलवर भरतपुर करौली धौलपुर लिखाऊंगा, फिर पूछूंगा कि इनके शासक कौन थे, इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको पहले। फिर अब बाद में आप कहोगे सर हमने तो लिखा ही नहीं, वो आपकी गलती होगी। क्या लिखा आपने? प्रतापगढ़ लिख लिया? 10वां लिखो, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का शासक कौन है? चंद्रवीर सिंह। कौन है? चंद्रवीर सिंह। झालावाड़, झालावाड़। झालावाड़ के जो शासक है वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? झाला, झाला चौहान है ना, या हाडा चौहानों से झाला चौहान बने हो, तो झाला, झाला हरिश्चंद्र। क्या नाम है? झाला हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। देखो विद्यार्थी, भीलवाड़ा में पड़ता है, आजकल वर्तमान में आता है, शाहपुरा, शाहपुरा रियासत। रियासतों का नाम लिखा रहा हूँ, यह ध्यान रखना। यहाँ का शासक था सुदर्शन देव। कौन था? सुदर्शन देव। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत। देखो टोंक, टोंक का फारूक अली खां।
कई विद्वान इसमें सादत अली भी बताते हैं, लेकिन आपको मैंने कार्यकाल पढ़ाया है वहां पर। सादत अली का तो पहले कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना। तो आप किसको लिखे? फारूक अली खां। शौक में कौन है? फारूक अली खां। कितनी रियासत होगी? देखो, किशनगढ़, 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 ये रही ना किशनगढ़। किशनगढ़ का शासक लिखो सुमेर सिंह। किशनगढ़ का शासक कौन था? सुमेर सिंह। विद्यार्थी कितने हो गए? 14। 15 आप लिखो अलवर। और अलवर का शासक था, कर रखा है इसने, नहीं नहीं, ये तो ये उपाधियां उपाधियां होती है, अंग्रेज उपाधियां देते थे ना, बहादुर, राय बहादुर वगैरह, उनकी उपाधि देते। तो आप तो तेज सिंह लिख लो। लिख लिया? अब लिखो भरतपुर, बरजेंद्र सिंह। भरतपुर का एरी, भरतपुर का कौन था? बरजेंद्र सिंह। लिख लिया? और लिखो धौलपुर, उदयभान सिंह। धौलपुर का उदयभान सिंह। करौली, करौली का गणेश पाल। अब कई बार है ना, गणेश पाल बहादुर भी मिलता है, वो बहादुर उसकी उपाधि, ध्यान रखना। करौली का कौन है? गणेश पाल। और कौन सा बच गया? कितनी होगी? एक बच गई, सिरोही। और सिरोही का शासक का नाम भी लिख लो, तेज सिंह। हाँ, एक नाम के दो जगह हो सकते हैं, एक नाम के दो व्यक्ति भी तो हो सकते हैं, अलग अलग जगह। ये देखो विद्यार्थियों, एक आपको क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था उसका नाम बता दिया, और 3 ठिकाने बता दिए, और 19 देशी रियासतों के नाम लिखा दिए। अब लिखो एजीजी, ऐसे मतलब पोस्ट पॉइंट डालो एक छोटा सा, एजीजी। एजीजी लिखू क्या? एजी, इसका पूरा नाम लिखो, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कुछ बेसिक चीजें हैं वो लिखा देता हूँ मैं पहले। लिख लिया? अब देखो, पूरे भारत को कौन संभालता है विद्यार्थियों? जी जी, कौन संभालता है? गवर्नर जनरल। और जिसको हम वाइस राय कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइस राय कहते हैं। वाइस राय कहते हैं। आपसे पूछा जाए भारत का पहला जीजी कौन था, मतलब गवर्नर जनरल, कौन था? है? कोई भी बता कौन था? चलो जी, ना ना, कौन? भारत का, भारत का व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, भारत, ब्रिटिश भारत बोल देता हूँ, लो चलो। ब्रिटिश भारत, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग था विद्यार्थियों। और विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है। बंगाल का क्या होता है? अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो। जैसे लॉर्ड कैनिंग भारत का, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइस राय है, उसी प्रकार विलियम बेंटिंग का नाम आता है। तो विद्यार्थियों, ये विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसने ये एजीजी की पोस्ट क्रिएट की थी। तो एजीजी की पोस्ट क्रिएट करने का श्रेय कौन सी जीजी को जाता है? विलियम बेंटिंग को, और यही है विलियम बेंटिंग। लिखिएगा, एजीजी पद का संस्थापक
विलियम बेंटिंक को माना जाता है? किसको माना जाता है? विलियम बेंटिंक को माना जाता है। विलियम बेंटिंक को रेखांकित करो। देखो, विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम जीजी था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखो, बंगाल का तो अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखिएगा, विलियम बेंटिंक ने 1832 में राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, नामक संस्था की स्थापना की। राजपुताना प्रेसिडेंसी नामक संस्था की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख एजीजी होता था। कौन होता था? एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। यानी कि पूरे राजपुताना की अगर कोई बात है तो जीजी तक कौन पहुंचाएगा? एजीजी पहुंचाता था। और इस एजीजी के अधीन बहुत सारे पीए हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे इसके अधीन? पीए। मैं आपको एक सामान्य शब्दावली में समझा देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से समझा देता हूँ। सभी जिलों में अभी एसपी होता है। कौन होता है? एसपी होता है। अब आपको पता है ये जो एसपी होता है ना, और पूरे राजस्थान में एक ही डीजीपी है, तो ये सारी रिपोर्ट किसको देंगे? डीजीपी को देंगे। और डीजीपी अगर पूरे भारत में अगर जैसे कोई राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को अगर कोई बात पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएगा? डीजीपी पहुंचाएगा। ध्यान रखना। तो इसने राजपुताना प्रेसिडेंसी का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? विलियम बेंटिंक को माना जाता है। यानी कि एजीजी पोस्ट को क्रिएट करने का श्रेय भी किसको जाता है? विलियम बेंटिंक को जाता है। विलियम बेंटिंक कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ध्यान रखना। देखो, अब देखो, राजपुताना प्रेसिडेंट, देखो सुनना, दो दो चीजें हैं। एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, वो जो अजमेर मेरवाड़ा, वो तो अलग है मामला है। लेकिन जो राजपुताना प्रेसिडेंसी इन्होंने अलग से पोस्ट क्रिएट की है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ हुआ करता था? अजमेर हुआ करता था। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर? माउंट आबू में ट्रांसफर कर दिया था। लिखो, जिसका मुख्यालय, ऐसे लिख सकते हो आप, राजपुताना प्रेसिडेंसी का मुख्यालय अजमेर रखा गया। अजमेर रखा गया। तो जब इसकी 1832 में स्थापना हुई विद्यार्थियों, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां रखा था? अजमेर, जिसे 1845 में बदलकर माउंट आबू कर दिया गया। कहां कर दिया? माउंट आबू कर दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। किसने की थी? हाँ, विलियम बेंटिंक ने की थी। किसने किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने की थी विद्यार्थियों। अब ई बेंटिंक ने इसकी स्थापना की, तो स्थापना की उस समय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? अजमेर को बनाया था। लेकिन माउंट आबू कब ट्रांसफर किया था? 1845 में किया था विद्यार्थियों। अब एक और बात आती है कि इसका काम क्या होता था? ये जो रियासत है, इनके ऊपर नियंत्रण करने का काम होगा इसका। देखिएगा, इसका मुख्य कार्य रियासतों पर निगरानी रखना था। विलियम बेंटिंक नहीं, विलियम बेंटिंक का नहीं बोल रहा हूं मैं, एजीजी का। एजीजी का मुख्य कार्य क्या था?
रियासतों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना था। रियासतों पर नियंत्रण करना था। मेरा एक सवाल आपसे, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? फर्स्ट एजीजी, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी, यानी कि 1832 में किसको बनाया था? 32 में बनेगा ना? किसको बनाया था? मिस्टर लॉकेट। देखिएगा, राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर हेनरी लॉकेट। हेनरी लॉकेट था। एक सवाल कई बार बनता है, जब 1857 क्रांति हुई थी तो उस समय एजीजी कौन था? एक नोट डाल के लिखो, 1857 क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। लिख लिया? पैट्रिक लॉरेंस लिखा दिया ना? पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 का जो क्रांति हुई थी उस समय कौन थे विद्यार्थियों? पैट्रिक लॉरेंस थे। ध्यान रखना। तो ये सवाल दोनों ही बने कई बार एग्जाम में। राजस्थान का पहला एजीजी कौन? मिस्टर हेनरी लॉकेट। कई बार हेनरी नहीं आता, डायरेक्ट लॉकेट आता, मिस्टर लॉकेट। ठीक है, हेनरी को गायब कर देते हैं। और 1857 क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था विद्यार्थी। अब इस एजीजी के अधीन काफी मतलब रेजिडेंसियां हुआ करती थी। ये प्रेसिडेंसी वो रेजिडेंसिया थी, तो रेजिडेंसियां हुआ करती थी। तो कौन कौन सी? और रेजिडेंसियों में जो बैठते थे वो बैठते थे विद्यार्थियों पीए। कौन बैठते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अलग अलग रियासत में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो लिखिएगा, राजपुताना प्रेसिडेंसी के अंतर्गत निम्नलिखित रेजिडेंसी ही रेजिडेंसी थी जिनका प्रमुख पीए कहलाता था। क्या कहलाता था? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो, एक मैं चार्ट लाया होगा वैसे तो, मैं इसे बता देता हूँ। आप ये बनाना है आपको अभी हाथों हाथ। तेरा तो विद्यार्थी उस समय जो रेजिडेंसिया थी ये 8 थी विद्यार्थी। कितनी थी? 8। कौन कौन सी? जैसे मेवाड़ रेजिडेंसी, और इसका प्रमुख कौन होगा? पीए होगा। ध्यान रखना, पॉलिटिकल एजेंट होगा। और इन सब के ऊपर एजीजी होता था। इन सभी पीओ के ऊपर कौन होता था? एजीजी हुआ करता था। तो ये रेजिडेंसी कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, अलवर, पूर्वी रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी, हडोती और कोटा। अब देखो, इसके अधीन कौन कौन आता है? मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और ये तो रियासतें आती विद्यार्थी। ये तो चार तो क्या है? रियासतें। और कुशलगढ़ ठिकाना इसी के अधीन आता था। आपसे ये सवाल बनता है कि बांसवाड़ा जो रियासत थी वो कौन सी रेजिडेंसी के अधीन आती थी? तो पूरी 19 की जैसे मेवाड़ के अधीन आएगी। बीकानेर किसके अधीन आएगी? तो बीकानेर वाली का। अब ये तो कुछ तो इन्हीं के नाम पे ही है। अब जैसे धौलपुर किसके अधीन आता था? पूर्वी रेजिडेंसी के अधीन आता था विद्यार्थी। तो ये एक तरफ ये नाम लिख लो रेजिडेंसियों के, और एक तरफ उसमें कौन कौन से इलाके शामिल थे वो लिख लो। ये रियासतें और देशी ठिकाने तो है, नाम लिख लो इनका पूरा का। हटू? मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं? मेवाड़ खुद आ जाता है। मेवाड़ की जगह पर आपको उदयपुर मिल सकता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ ठिकाना आता है।
मारवाड़ की रेजिडेंसी के अंदर जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है और सिरोही आता है। और बीकानेर के अंदर एक ही आता था, बीकानेर। और अलवर के अंदर कितने आते हैं? 2। एक तो अलवर रियासत और निमराना ठिकाना आता था। और पूर्वी रेजिडेंसी में भरतपुर, धौलपुर और करौली। जयपुर में 3 आते हैं, जयपुर, किशनगढ़ और लावा ठिकाना आता था। और आडूती टोंक रेजिडेंसी में 3 आते हैं, बूंदी, टोंक और शाहपुरा आता है। और कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी एक थी, इसमें 3 आते हैं। 3 कौन कौन से हैं? देखना विद्यार्थी, कौन सा बच गया इसमें? नहीं, एक एक उसमें चला गया बाद में, नीमच वाला पार्ट, एमपी में। एक किसमें आता था? आप ये संख्या ना लिखो इसमें, या तो संख्या रहने देना, संख्या काट देना। कोटा और झालावाड़ वाला पार्ट लिख लेना। उतारते भी रहो, मेरा एक सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ। हाँ बहन जी, आप बताओ कितना समय लगा था राजस्थान का चरण, मतलब राजस्थान का एकीकरण होने में? 8 वर्ष, 7 माह और, अरे विद्या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो वो अलग समय लगा था। हाँ, 8 वर्ष 7 माह 14। हाँ खुशबू, तू बता, पहला चरण कब हुआ था? कब से शुरू होता है, मतलब ये जो एकीकरण की कार्रवाई है वो कब से चालू होती है? 1948 से। प्रॉपर महीना बताओ, डेट बताओ। मार्च से होता है। मार्च में तारीख बताओ। एक तो 18 मार्च मिलती है, एक 17 मार्च मिलती है। हालांकि 17 मार्च, कई जगह 17 मार्च लिखी हुई है, कई जगह 18 मार्च लिखी हुई है। क्या क्या घटना है उसको भी हम बताएंगे, क्यों 17 मार्च लिखी गई है, क्यों 18 मार्च लिखी गई है। आप तो 18 मार्च मान लो, कौन सी मानो? 18 मार्च। लेकिन जो हमारा राजस्थान का इसकी वेबसाइट है खुद की, राजस्थान गवर्नमेंट की, उस पर विद्यार्थी उन्होंने 17 दे रखी है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक वगैरह आती है उनमें 18 दे रखी है, तो 18 ही मानेंगे हम। और 18 विकल्प में ना हो तो फिर 17 मान सकते हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भी 17 मानी है। तो अब देख लो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी क्या आती है, ऑथेंटिक ही होती है वो भी। चलो उस पर बाद में चर्चा करें, जल्दी लिखो ना, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? ये बाद में समय दूँ? बाद में समय दे दूंगा, ठीक है। हो गया क्या? जल्दी जल्दी उतारो, उतार लो इसको। ये पृष्ठभूमि की कुछ बातें होगी आपकी, है ना। अब आप लिख सकते हो, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के चरण। ये चरण पॉइंट छोटा सा भी डाल सकते हो, चरण, एकीकरण के चरण। हटा दूं ना इसको तो? और जिन्होंने नहीं लिखा वो बाद में लिख लेना ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जिसको पीडीएफ नहीं हो वो पीडीएफ ले लेना मेरे से। कितने चरण है विद्यार्थियों? 7 चरण है। तो सबसे पहले पहले लिखो, राजस्थान का एकीकरण 17 मार्च, 17 मार्च 1948 ऑब्लिक 18 मार्च 1948। देखो विद्यार्थियों, आप छोटे लेवल की तैयारी करते हो ना, तो आपको जो डेट लिखा दे वो ठीक, आप उसको मान लें। लेकिन जब बड़े लेवल की तैयारी करते हो तो आपको उस पर एक छोटा मोटा मतलब रिसर्च करना चाहिए। तो भाई
कई किताबों में आपको 17 मिलती तो 17 क्यों मिलती, 18 मिलती तो 18 क्यों मिलती, उसका कारण अपने को पता होना चाहिए। तो कई जगह तो क्या मिलती है विद्यार्थियों, 17, और कई जगह क्या मिलती है आपको, 18 मिलती है। कहाँ कहाँ कौन सी मिलती है वो बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो 17 मार्च को रेखांकित कर लो। 17 मार्च का तो लिख लो, राजस्थान वेब पोर्टल, यानी कि राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है ना, उस पर तो क्या मिलती है, 17 मार्च। और 18 मार्च किसमें, जो एनसीईआरटी की किताबें होती है उनमें, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनमें। तो जैसे कल को ऐसा पर्सन आ जाए, भाई ऐसा पर्सन आ जाए, कौन सी डेट है, और आपके विकल्प में 17 भी हो और 18 भी हो, अब आधे बच्चे तो क्या करके आएंगे, 18 करके आएंगे, और आधे क्या करके आएंगे, 17। फिर वो कहोगे गुरु जी हम मैं तो 17 करके आया हूँ, लेकिन एग्जामिनर जो आंसर किया है वो 18 मान रहा है, या आप 18 करके आए और वो 17 मान रहा है, तो फिर क्या करोगे आप। तो आपने जो स्रोत पढ़ा है वो ऑथेंटिक चीज तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो आप वेबसाइट को लेके जा सकते हो उनके पास कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, इस पे आपने देखो ये डेट डाल रखी है, तो उसको मानना पड़ेगा। भाई आजकल डिजिटल जमाना, तो मानना पड़ेगा ना उसको। और दूसरा कहता मैंने तो 18 की थी साहब, तो वो किताब की फोटोकॉपी लगा दो उसके साथ कि किताब फलाना फलाना 10वीं बोर्ड की किताब में इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप। विवादित है मतलब ये डेट भी, तो आप दोनों ही लिख लें, ये तो एनसीईआरटी की बुक में और ये वेबसाइट पर। से लेकर शुरू कब हुआ था विद्यार्थियों, 18 मार्च 1948 मान लो आप, है ना। अगर जैसे सर आप तो एक ही बताओ ना, हमको क्यों जा रहे हो फालतू, हम सीधे साधे विद्यार्थी है, तो आप 18 मार्च मान लें, कौन सी मान लें, 18 मार्च, ठीक है। तो इस तारीख से लेकर कब तक लास्ट, 1 नवंबर 1956 तक, लिखो से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ है, 7 चरणों में पूरा हुआ विद्यार्थियों, ठीक है, 7 चरणों में पूरा हुआ। अब इसी के साथ ये समय भी लिख लेते हैं हम, देखो इन 7 चरणों में, इन 7 चरणों में 8 वर्ष 11 माह और 14 दिन का समय लगा है। ये डेट याद, ये समय याद रखना विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम ये भी पूछा गया है। अब किसी टॉपिक को आप कितनी भी गहराई से पढ़ो, लेकिन ऊपर ऊपर की बातें भी याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये 7 चरण और इनका नाम, मोटा मोटा, और इनके अलग नाम भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन कम से कम ये नाम तो पता ही होना चाहिए। तो पहला चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। कब हुआ था पहला चरण, 18 मार्च 1948 को। दूसरा का नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ, और ये कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। तीसरा संयुक्त राजस्थान, ये कब हुआ था, तो ये दोनों तो देखो मार्च में हुए हैं, और 1948 सन वो की वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। और ये कब हुआ, अप्रैल के महीने में हुआ, और सन वो की वही है, तो तीन तो एक साल में ही हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा चरण, चौथा चरण का नाम क्या है, वृहद राजस्थान। ये कब होता है, 30 मार्च को होता है विद्यार्थियों, और इसमें सन चेंज हो जाती है, तो दो इसमें हुए हैं, और इसकी एक है, इसकी एक है, तो 4 ही सन याद करने मुख्य रूप से था आपको, 1956, 1950 और 1949 और 1948, ठीक है। थोड़ा सा डेट जरूर याद करना, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है इनकी। चौथा चरण का नाम क्या है, वृहद राजस्थान, 30 मार्च को, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान है, 15 मई 1949 को हुआ। और छठा चरण राजस्थान संघ नाम है इसका, और 26 जनवरी 1950 को। और सातवां और अंतिम चरण कौन सा है, जो वर्तमान राजस्थान स्वरूप है वो है, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, वर्तमान स्वरूप में आया था राजस्थान, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं लिखना है अभी तक, ये कुछ एक एक को पढ़ाऊंगा मैं पूरा आपको, ठीक है। तो पहला चरण कौन सा विद्यार्थियों, अपना मत्स्य संघ है, तो आप लिखो एकीकरण का पहला चरण, प्रथम चरण, हेडिंग डालो प्रथम चरण, प्रथम चरण। कौन सा चरण विद्यार्थियों, पहला चरण। तो पहले चरण में देखो, पहले चरण का नाम क्या है पहली बात तो। अब देखो मेरे पास ये जो डेट है इसमें देखो क्या आई है, 17 आई है, बल्कि आपने इधर जो लिख रखी है अभी जस्ट मैंने बताया, इसमें इसमें क्या लिखी हुई है, 18 लिखी हुई है। तो कई जगह 17 मिलती, कई जगह 18 मिलती, दोनों कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पहला चरण का नाम लिखो, सबसे पहले होता है नाम। नाम क्या है इसका,
मत्स्य संघ, लिखो। इस संघ में चार रियासतों और एक ठिकाने को शामिल किया गया। चार रियासत और एक ठिकाना। कितनी रियासत विद्यार्थियों? चार रियासत और एक ठिकाना। एक ठिकाना कौन सा आएगा? निमराना आएगा। कौन सा आएगा? निमराना आएगा, क्योंकि अलवर के साथ ही निमराना मिल जाएगा। ठिकाने का नाम लिखो, निमराना ठिकाना। निमराना ठिकाना। और चार रियासतों के नाम लिखो। चार रियासतें कौन कौन सी थी? ABCD। हमने तो ट्रिक क्या बना रखी है इसकी? ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी अभी आते ही, शासकों की। अब मुझे बताओ, अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह, ये शासक है। भरतपुर का कौन था? विजेंद्र बरजेंद्र। और करौली का कौन था? ये कंडीशन पढ़ाने के बाद में देख के बता दो। धौलपुर का? उदयभान सिंह। यही है? ओके। तो अब बार बार आपको इन शासकों का नाम यहाँ लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट आपको वहां लिखवा दी, और चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ओके। अब देखो, कब हुआ ये संघ, मतलब ये संघ कब बना, तो आप लिखो कब बना। कब बना, तो उसमें ये तारीख लिख लो आप। 17 मार्च 1948 ओब्लिक 18 मार्च 1948। भाई जब शुरुआत वाली डेट तो यहां पर भी तो आएगी ना। जो विवादित डेट थी, आपने जो 7 चरणों की पहली विवादित डेट लिखी 17 या 18 मार्च, तो वो डेट तो यहीं से ही तो शुरू होती है, उसकी शुरुआत यहां से ही है। तो आपने लिख ली होगी 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। अब देखो, इसका नाम क्या रखा आपने? मत्स्य संघ रखा। तो कई बार पूछा जाता है ये मत्स्य संघी क्यों रखा है इसका नाम, किसके सुझाव पर? लिखिएगा, नोट डालो। इस चरण का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। पहला चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ है। और मत्स्य संघ ही नाम क्यों रखा गया, किसकी सिफारिश पर नाम रखा गया? KM मुंशी की सिफारिश पर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। लिख लो, पूरा नाम लिख लो इसका। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसकी सिफारिश पर रखा गया। नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह। और भरतपुर का? बरजिंदर सिंह। और धौलपुर का? करौली का? अब देखो, इसमें ये चार रियासतें और एक ठिकाना मिला लिया। तो कई बार एग्जाम में, और ज्यादातर पटवार, ग्राम सेवक, या कोई और भी इससे बड़ा लेवल के, जैसे RS जैसा प्री का एग्जाम दे रहे हो आप, तो वहां से इसमें एक सवाल बनता है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था। ये कोई सर, ये कोई बात हुई क्या? भाई आप ज्यादा से ज्यादा चार रियासतें पूछ लो, कौन कौन सी रियासतें हैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसा सवाल खुद ने। तो आप क्षेत्रफल लिख लो इसका। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल। एक मिनट।
1200 वर्ग किलोमीटर। लिख लिए। अब लिखो आप, ये जो मत्स्य संघ बनाया था इन्होंने 4 रियासतें और एक ठिकाना मिला के, इसकी पॉपुलेशन कितनी थी उस समय, जनसंख्या? मैंने कहा ना, आपने पहले कहीं भी पढ़ा होगा, ये फैक्ट आपको यहीं मिलने वाले हैं। जनसंख्या लिखो 18.36 नहीं 38, 18.38 लाख, 18.38 लाख, ये वहां की जनसंख्या थी। वार्षिक आय 184 लाख, 184 लाख, या 1 करोड़ 84 लाख है ना, क्या सकता है इसका, 1 करोड़ 84 लाख थी। एक करोड़ 84 लाख। देखो विद्यार्थियों, मैं ये आय वगैरह बताओ क्यों लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों का हेड बनाया गया था और सचिव बनाया गया था, किसको, बीपी मेनन को बनाया गया था, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, क्या हो, 10 लाख से अधिक हो, या 1 करोड़ की आय हो उनकी, इन शर्तों को जो पूरी करती है वो रियासतें क्या रह सकती है, अपने आप में स्वतंत्र रह सकती है, उनको भारत में मिलना कोई जरूरी नहीं है। ऐसी कुछ शर्तें रखी थी उस समय, तो इसलिए आय वायर ये थोड़ा सा याद रखना। तो फिर क्या हुआ कि राजस्थान की कई रियासतें थी जिन जो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आती थी, लिमिटेड ही थी, जो 4-5 ही थी वो इस क्राइटेरिया में आती थी जो उन्होंने दायर किया। तो उन्होंने क्या कहा, हम 4-5 मिलके एक बन जाते हैं लोग, यार भाई ठीक है हमारी एक की तो नहीं है लेकिन 4-5 की तो मिलके तो हो सकती है ना। तो ऐसा प्रयास भी किया गया था लेकिन सबका प्रयास असफल रहा। आपको पता है लौह पुरुष किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक करने में पूरी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लौह पुरुष, आयरन मैन, आयरन लेडी किसको कहते हैं, इंदिरा गांधी को। तो कहते हैं इंदिरा गांधी को। देखिएगा, अब बात करें हम इसकी, ये जो मत्स्य संघ बनाया गया विद्यार्थियों, इसका प्रमुख कौन था, इसका प्रमुख किसको, राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयभान सिंह को। और उदयभान सिंह कहां का शासक है, तो लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख उदयभान सिंह। वो लिस्ट बनवाई, वो काम आ रही है ना, अब जवाब दे रहे हो ना। तो वो कहां का शासक था, ब्रैकेट में लिख लेना, धौलपुर का शासक, धौलपुर के महाराजा। जो भी पॉइंट लिखा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट सब, एक भी बिना उसके नहीं लिखा रहा हूं फैक्ट। अगला लिखो इसमें उपराज प्रमुख, किसको बनाया, जोर से बोलो, तेज सिंह को नहीं बनाया, नहीं, करौली वाले को बनाएंगे ये लोग। अब कौन है करौली का देख लो आप, गणेश पाल को। करौली का शासक, देख लिया। अब देखो उस समय इनका जो हेड बनाया जाता था, राजनीतिक प्रमुख बनाया जाता था, वो बनाया गया विद्यार्थियों, पीएम कहलाता था, वो सीएम नहीं कहलाता था, क्या कहलाता था, पीएम कहलाता था। तो प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया है? नहीं, प्रधानमंत्री लिखो शोभाराम कुमावत, किसको बनाया विद्यार्थियों, शोभा राम कुमावत को बनाया था। देखिए आपने प्रजामंडल पढ़े होंगे या सुने होंगे, नाम तो सुना ही है प्रजामंडल का। तो ये अलवर प्रजामंडल का प्रमुख था, कौन, अलवर, शासक नहीं है,
शोभाराम कुमावत को रेखांकित करके लिखो। यह है अलवर प्रजामंडल का एक प्रमुख नेता था, एक प्रमुख नेता था, मतलब ये शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है। देख लिया? लिखो उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। जैसे अभी वर्तमान में सीएम होता है ना, पहले वहां पे क्या बनाते थे? पीएम बनाते थे विद्यार्थी। तो अभी सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम नहीं है क्या अपने राजस्थान में, है ना? तो इसी पीएम के साथ इन्होंने क्या बना दिए? दो डिप्टी पीएम बना दिए। किस किस को? युगल किशोर चतुर्वेदी को और गोपीलाल यादव को बना दिया। युगल किशोर चतुर्वेदी का जो संबंध है विद्यार्थियों, ये भरतपुर रियासत से है, शासक नहीं है। कहाँ का है? भरत, लिख लो ब्रैकेट में, भरतपुर रियासत से संबंधित है। और गोपीलाल यादव का संबंध धौलपुर से। अब मिक्स होगा कौन राजा और कौन सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि धौलपुर में दो दो नाम आ गए। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया विद्यार्थियों? युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया और गोपीलाल यादव को बनाया। देखिए, आपसे पूछा जाए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। ये युगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। नोट डालिएगा, नोट नोट नोट। युगल किशोर चतुर्वेदी को सेकंड जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। तो दूसरे जवाहरलाल नेहरू के नाम से किसको जाना जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। विद्यार्थियों, युगल किशोर चतुर्वेदी का बहुत अहम योगदान है इसको मत्स्य संघ को बनवाने में। लिखिएगा, इस मत्स्य संघ के, इस मत्स्य संघ को बनाने में युगल किशोर चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक सवाल और आता है विद्यार्थियों कि अपना पहला चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। कितनी रियासतें इसमें शामिल? 4 रियासत। और ठिकाना कितना? टोटल उस समय ठिकाने कितने थे? 3। उसमें से एक ठिकाने को ठिकाना लगा दिया, मतलब मिला लिया, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब देखो, एक सवाल ये आता है कि इसकी राजधानी किसको बनाया था? मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया? अलवर को बनाया था। किसको बनाया था? अलवर को बनाया। ध्यान रखना, रुकिए, एक आप प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, एक संघ जनपद पढ़ते हैं, मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की राजधानी तो क्या हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। लेकिन हमने जो ये मत्स्य संघ बनाया है 18 मार्च 1948 को या 17 मार्च 1948 को जो बनाया है, इसकी राजधानी किसको बनाया था? अलवर को बनाया था। तो लिखो राजधानी, राजधानी अलवर। लिख लिया? राजधानी किसको बनाया विद्यार्थियों? अलवर को बनाया। ओके, नोट डालें। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? विराटनगर। लिख लिया? अब देखिएगा, विराटनगर, एक मिनट, विराटनगर कहाँ है? अच्छा, विराटनगर जयपुर में है?
पहले जयपुर में था, आजकल किस में आ गया? कोटपुतली बहरोड में आ गया। विराटनगर को रेखांकित करो। विराटनगर मतलब बेराट। विराटनगर का मतलब क्या है? बेराट। और ये पड़ता है वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में, और इससे पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। किसमें आता था? जयपुर में। अभी आता है कोटपुतली बहरोड में। अब लिखते हैं विद्यार्थियों के इसका उद्घाटन। उद्घाटन तो करावा। उद्घाटन करता, पहला चरण जो मत्स्य संघ है, इसका उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता लिखो विद्यार्थियों, एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल इसका उद्घाटन करता था। एनवी गॉडगिल लिख लिया। एनवी गॉडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु गॉडगिल। लिखिएगा, नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। एनवी गॉडगिल का पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये इसके उद्घाटन करता थे। अब आपसे पूछा जाए उद्घाटन हुआ होगा, ये 4 रियासत है अपने पास, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी तो किसको बना दिया? अलवर को बना दिया। लेकिन उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका? भरतपुर में हुआ था। उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो लिखो, इस संघ का उद्घाटन, इस संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को, सर 18 बताई थी आपने ना, अभी बताता हूँ। 17 मार्च 1948 को भरतपुर के दुर्ग, जिसका नाम क्या है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़, भरतपुर के दुर्ग ब्रैकेट में लोहागढ़ दुर्ग में होना था। होना था, हुआ नहीं, होना था। लेकिन भरतपुर के शासक, क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह है ना। भरतपुर के शासक के छोटे भाई ने एक जाट विरोधी संघ बना लिया। क्या बना लिया विद्यार्थियों? जाट विरोधी संघ बना लिया। इसलिए 17 मार्च को इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अतः अतः मत्स्य संघ में जाटों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। इसको, जाटों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया, और इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, यहां का प्रधानमंत्री कौन बना था? शोभाराम कुमावत बना था। बना था कि नहीं बना था? अब जो भी प्रधानमंत्री होता है उसी के अधीन अगर कोई मंत्री आते हैं तो उसका पूरा मंत्रिमंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका पूरा मंत्रिमंडल कहलाता है। जैसे अभी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है, तो भजनलाल शर्मा के अधीन ही तो आते हैं सारे मंत्री राजस्थान में जो भी आएंगे। चाहे कोई सा मंत्री उठा के दे लो तो वो भजनलाल का मंत्रिमंडल ही तो कहलाएगा। और केंद्र में अगर मोदी जी है तो वो मोदी जी का मंत्रिमंडल कहलाता है। इसी प्रकार ये मत्स्य संघ का पीएम कौन था? शोभाराम कुमावत। लिखो, शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित शामिल थे। मतलब कौन कौन शामिल थे इसके मंत्रिमंडल में? शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित लोग शामिल थे।
देखो मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो राज्यपाल होता है, क्या होता है, राज्यपाल होता है, और एक सीएम होता है। तो सीएम का काम तो राजनीतिक मामलों में है और उनका कार्यपालिका से रिलेटेड होता है। तो इसी प्रकार जो ये राज प्रमुख होता था ना, एज ए गवर्नर, किसकी तरह होता था ये, गवर्नर की तरह हुआ करता था। और उपराज प्रमुख भी इसके साहित्यार्थ होगा ये भी। ठीक है, तो ये दोनों तो एक प्रकार से कार्यपालिका से रिलेटेड हो गए। लेकिन ये शोभाराम कोमावत, ये ये जो पीएम होते थे, ये सारे मतलब इसके मंत्रिमंडल के पार्ट होंगे, सब मंत्रिमंडल के पार्ट होंगे, तो ये राजनीतिक मामलों के रिलेटेड हो गए। और ये किससे रिलेटेड हो गए, गवर्नर या कार्यपालिका से संबंधित हो गए। इतना डिफाइन नहीं कर रखा वहां पर, लेकिन मैं आपको वैसे ही मतलब नॉलेज दे रहा हूं इस बात को लेकर, व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार। तो आपने क्या लिखा लास्ट पॉइंट, शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित लोग शामिल थे, पहला लिखो, युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो सर ये तो उप प्रधानमंत्री था ना। तो विद्यार्थियों अभी जैसे डिप्टी सीएम होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, क्या होते हैं ना। तो लिखो युगल किशोर चतुर्वेदी। कई जगह ना आपको इसका नाम युगल नहीं मिलके जुगल मिलता है। क्या मिलता है, जुगल, बात एक ही है, युगल या जुगल। ब्रैकेट में जुगल भी लिख लेना। दूसरा लिखो गोपीलाल यादव। देखो यहां से सवाल क्या बनता मैं बताता हूं आपको, कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य संघ के जो पीएम थे शोभाराम कुमावत, उसके मंत्रिमंडल में शामिल था या नहीं था। फिर कहते हो हमने तो नोट्सों में लिखा ही नहीं, हमें तो किताबों में मिला ही नहीं। पढ़ोगे तो मिलेगा ना, आप नोट्सों में लिख लो इस चीज को, और अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो क्यों नहीं मिलेगा, अपने नोट्स में मिलेगा, टेंशन मत लेना आप। तो एक तो युगल किशोर चतुर्वेदी लिख लिया हमने, एक गोपीलाल यादव लिख लिया, और लिखो विद्यार्थियों मास्टर भोलेनाथ या भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ या भोलेनाथ, भोला। ये था विद्यार्थियों अलवर का। कहाँ का था, अलवर। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर अलवर वालों को वेटेज नहीं दिया इसमें, इसको नहीं दिया, अलवर वालों को वेटेज नहीं दे रहे ना, किसी को नहीं शामिल करा अभी तक अलवर वालों को, और करा भी तो मतलब मेन मंत्री मेन, ना तो कोई पीएम बनाया, ना कोई राज प्रमुख बनाया, ना कोई उपराज प्रमुख बनाया। ठीक है, रियासती राजधानी बना दी साहब, लेकिन ज्यादातर तो यही होता है कि जिसको राजधानी बनाया जाता है वहां का ही हेड होना चाहिए। लेकिन देखो तेजपाल का नाम आ गया था विद्यार्थी, उस तेज सिंह का नाम आ गया था किसमें, महात्मा गांधी के मर्डर में। नाथुराम गोडसे ने उसकी हत्या की थी, किसकी, महात्मा गांधी की, 30 जनवरी 1948 को की थी। तो जब उसमें उसका नाम आ जाता है ना, इस वजह से फिर उनसे जांच चलती रहती है, मतलब इसलिए शामिल नहीं किया था उनको, कि क्या पता पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाए। और उसने जब उसको मारा था ना अपने इसको महात्मा गांधी जी का, उसकी हत्या की थी, उससे पहले वो अलवर रियासत में आया था। तो भोलेनाथ लिख लिया आपने, और लिखो मंगल सिंह। और मंगल सिंह है विद्यार्थी धौलपुर का, मंगल सिंह कहाँ का है, धौलपुर, मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह है वैसे पूरा नाम है इसका, डॉक्टर मंगल सिंह। एक और नाम लिख लो, चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। बल्कि एक छोटी रियासत है करौली वाले, उनको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, और ये इसका उप राज्य प्रमुख भी बना दिया और इसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। चिरंजी लाल करौली का है, कौन सी रियासत से रिलेटेड है, करौली से संबंधित है। तो विद्यार्थी मुझे नहीं लगता कि प्रथम चरण में इससे कोई फैक्ट बाहर जाएगा, जित किसी भी लेवल की एग्जाम दे लेना, बाहर नहीं जाएगा इससे फैक्ट। ठीक है, तो ये राजस्थान का कौन सा चरण हो गया अपना, पहला चरण हो गया। पहला चरण का नाम मत्स्य संघ। विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए उद्घाटनकर्ता कौन था, एनबी गॉडगिल, पूरा नाम। कहां पर उद्घाटन किया था, लोहागढ़ फोर्ट में किया था। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ है, कब करना था, कब किया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो भाई था वहां का शासक था, उसने विद्रोह कर दिया था इसलिए। ठीक है, इसका राज प्रमुख किसको बनाया, ये कहाँ का शासक है। उपराज प्रमुख किसको बनाया, ये कहाँ का शासक है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें कितनी रियासतें शामिल थी, चार, कौन कौन सी, एबीसीडी। ठीक है, ठिकाने कितने,
एक। निमराना ठिकाना कौन सी रियासत में आता है? इसकी स्थापना कब हुई? 18 मार्च बतानी है आपको। क्या बतानी? 18 मार्च बतानी है। और कई जगह क्या मिलती है? 17 मार्च मिलता है। दोनों मिल जाती तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों ही सही है, ध्यान रखना। इसका मत्स्य संघ किस के सुझाव पर रखा गया? के मुंशी के सुझाव पर। जिसका पूरा नाम क्या है? इसकी आय कितनी थी? यानी 1 करोड़ से ज्यादा है ना? ओके। और इसका क्षेत्रफल, पॉपुलेशन, और 4 रियासतों के 4 शासक कौन कौन है? इतना याद कर लोगे जो तो बहुत है। ठीक है, ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। देखो दूसरा चरण। अब ये जो मत्स्य संघ बनाया, ये इसका प्रशासन शासन संचालित करता रहेगा अपने स्तर पे, है ना। अब एक और संघ बनेगा विद्यार्थियों, और वो उसका नाम दिया हमने राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण। दूसरा चरण। अब देखो, अब इस चरण के बारे में हमने इतने सारे बिंदु पढ़ लिए कि ये तो हमें नॉर्मल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? और कई बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ चरण लिख लेते हैं, एक तरफ ये लिखते हैं, डेटों को रटते रहे। अरे बढ़िया ढंग से पढ़ो ना, डेट जगह नाम तो अपना आप याद हो जाएगा आपको। अब दूसरा ले, कौन सा चरण है? दूसरा चरण। अब इसकी बेसिक जान के नाम क्या मिलता होगा इसका? पूर्वी राजस्थान हो सकता है। कब हुआ होगा इसका? 25 मार्च, लगभग 6-7 दिन बाद में हो गया दूसरा। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का सबसे पहले नाम लिखो आप। अभी दिखाई थी झलक आपको, क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ नाम है विद्या। कब हुई इसकी स्थापना? 25 मार्च 1948। डेट याद रखना। इसमें विद्यार्थियों 9 देशी रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। लिखिएगा, इस चरण में 9 देशी रियासत, 9 देशी रियासत और एक ठिकाना को शामिल किया गया। अब देखो, जैसे बांसवाड़ा मिलेगा तो सवतई क्या मिल जाएगा? कुशलगढ़। लिखा हुआ कि इसमें कुशलगढ़ मुझे दिख नहीं रहा। ये लिख लो विद्यार्थियों 9 रियासतों के नाम। देखो, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लिख लिया? दिखाई नहीं दे रहा कि नहीं दिख रहा? चलो मैं बोल देता हूँ। देखो, डूंगरपुर। चलो बताओ, डूंगरपुर रियासत का नाम लिख लो, डूंगरपुर। डूंगरपुर का शासक कौन था? अभी लिस्ट बनवाई ना भैया, बनवाई ना शुरुआत में। कौन था? डूंगरपुर का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। क्योंकि इनकी तो जरूरत पड़ेगी ना अभी आगे। लक्ष्मण सिंह। दूसरा लिखो, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शासक, बांसवाड़ा का शासक कौन था? अरे देख के बता दो, ऐसे नहीं आ रहा तो। चंद्रवीर सिंह। कौन था? चंद्रवीर। एक पेन लगा के रखो वहां पर, जो वापिस पलट के देख लो उस, नहीं तो फिर पेज ही पलटते रहोगे। प्रतापगढ़ का कौन था? राम सिंह। विद्यार्थी 2-4 बार बोलोगे, सुनोगे तो याद हो जाएंगे इनके नाम, नहीं तो फिर 19 को रटते रहोगे वहां पे बैठ के। शाहपुरा का कौन था?
सुदर्शन देव, सुदर्शन देव। किशनगढ़ का, ये किशनगढ़ का था सुमेर सिंह। टोंक का है फारूक अली खां। बूंदी का बहादुर सिंह। कोटा का भीम सिंह। और झालावाड़ का हरिश्चंद्र, चला हरिश्चंद्र। कौन सा सुमेर सिंह है किशनगढ़? और ठिकाने का नाम लिख लेना विद्यार्थी, कुशलगढ़। भाई आपने 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला दिया इसमें, 9 + 1 मिलाया ना, तो 9 का नाम मैंने बता ही दिया, ये रियासत का नाम आ गया और ये इनके जो शासक है उनका नाम आ गया। शासक का वहां लिख लिया, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने आपको एक संघ पढ़ा दिया विद्यार्थियों, मत्स्य संघ फर्स्ट चरण पढ़ा दिया, तो उसकी मैं इससे तुलना करते हुए पढ़ा सकता हूं आपको। जैसे आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया था? अलवर को, तो इसी प्रकार ये पूर्वी राजस्थान संघ जो हमने बनाया, इसकी राजधानी किसको बनाया है? कोटा। तो लिखो राजधानी, राजधानी लिखो विद्यार्थियों। क्या हुआ, कौन बोल रहा है? हाँ बोल, कौन सा रह गया? कौन सा रहा था? झालावाड़ का शासक कौन है? हरिश्चंद्र। राजधानी लिख ली कोटा। अब लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख। अब बताओ, जो हमने मत्स्य संघ बनाया था पहले चरण में, उसका राज प्रमुख कौन था? उदयबान सिंह था। और वो कहां का शासक था? जबलपुर का। अब इसका शासक इसका राज प्रमुख लिखना अपने को, वो है भीम सिंह। कौन है इसका? भीम सिंह है। राज प्रमुख कौन है इसका? भीम सिंह। और भीम सिंह कहां का शासक है? ब्रैकेट में लिख लो, कोटा का शासक। हाँ, देखो इसमें समझाने वाली बातें कम है, फैक्ट ज्यादा है, और फैक्ट आपको ही याद करने पड़ेंगे सारे। अब लिखो उपराज प्रमुख। मत्स्य संघ में उपराज प्रमुख किसको बनाया था? कहां का शासक था वो? और इसका लिखो उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह कहां का शासक है? बूंदी का। विद्यार्थी लिख लिया? दो बनाए विद्यार्थी इसमें उपराज प्रमुख। ये वरिष्ठ था, तो कैसा था? वरिष्ठ। अब लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख। जब दो बड़ी रियासतें आ जाती है फिर दिक्कत आती है ना। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ बनाया था विद्यार्थियों लक्ष्मण सिंह को। और लक्ष्मण सिंह कहां का शासक है? एक में लिख लो डूंगरपुर। जब गठबंधन होता है ना, जैसे आज भी अगर सरकार आप बनाना चाहते हो, तो गठबंधन करोगे तो अलग अलग पार्टी के लोग आएंगे। आएंगे तो वो भी कहेगा मेरा भी मंत्री बनना चाहिए, मेरा भी मंत्री बनना चाहिए। भाई मंत्रिमंडल में शामिल एक सामान्य विधायक बन के क्या करोगे आप? सामान्य विधायक तो फिर तो हम निर्दलीय ठीक है। हाँ, जरूरत है हमें सरकार बनाने की, तो जब आप सरकार ही बन रहे हो और हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मंत्री बनने की उसमें अपेक्षा करते हो। तो इसी प्रकार जब ये सारी रियासतें मिली, तो कोई ना कोई तो कहेगा भाई हमें भी मंत्रिमंडल में कुछ ना कुछ तो पद मिलना चाहिए। या तो फिर क्या करते, किसी को तो राज प्रमुख बना रहे, किसी को उपराज प्रमुख बना रहे। अब और ज्यादा थोड़ी प्रतिद्वंदिता चल रही है, तो दो दो को उपराज प्रमुख बना दिया, एक को वरिष्ठ बना दिया और एक को कनिष्ठ बना दिया। विद्यार्थियों ये बताओ मुझे,
मत्स्य में केवल एक ही बनाया था उपराज प्रमुख, यहाँ कितने बनाए? 2 बना दिए। वहां पर पीएम किसको बनाया था? प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभाराम कुमावत को बनाया था। अब यहाँ पे लिखो पीएम, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, किसको बनाया? लास्ट में पूछूंगा मैं पूरे चरणों का नाम, पीएम कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, ये सारी बातें पूछूंगा। राजधानियां किसकी कौन सी थी, सुमिलित, ऐसे सुमिलित कराएंगे। एक तरफ का आपको चरण का नाम देगा, एक तरफ उसकी राजधानी पूछेगा। गोकुल लाल असावा, प्रोफेसर था, प्रोफेसर लगा था अपने नाम, प्रोफेसर गोकुल लाल असावा। देख लिया? ये कहाँ का था? शाहपुरा, शाहपुरा रियासत। सबको संतुष्ट करेंगे। उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल। ये उद्घाटनकर्ता भी पूछा जाता है, एक तरफ चरणों का नाम दे देते हैं और एक तरफ उद्घाटनकर्ता का नाम दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, ये इसको उद्घाटन करता थे। अब आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा, कहां पर हुआ था उद्घाटन, कहां पर हुआ होगा? भाई पहले की राजधानी थी, जो मत्स्य संघ पढ़ा हमने, उसकी राजधानी तो थी अलवर, लेकिन अलवर में नहीं कर कर कार्यक्रम कहाँ किया? भरतपुर में किया। और इसका तो कहाँ कर लिया इन्होंने? कोटा में कर लिया, क्योंकि कोटा में कोई विवाद था ही नहीं। तो लिखिएगा उद्घाटन का स्थान कोटा फोर्ट, कोटा का दुर्ग, कोटा के दुर्ग में किया। कहां पर हुआ था इसका उद्घाटन कार्यक्रम? कोटा फोर्ट में हुआ था। उसका क्षेत्रफल कितना लिखा था आपने? तो इसका लिखो क्षेत्रफल 16,807, 16,807 वर्ग किलोमीटर। लिख लिया? उसकी पॉपुलेशन कितनी लिखी थी आपने? जनसंख्या देखो 23.05 लाख। जाहिर सी बात है, रियासत ज्यादा तो सारी सारी चीजें ज्यादा होनी उससे। तो वार्षिक आय, एनुअल इनकम कितनी थी? 200 करोड़। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, मतलब 200 लाख है ना, 200 लाख का 2 करोड़ हो जाएगा। हाँ लिखो 200 लाख ज्यादा हो जाती, 2 करोड़। 2 करोड़, 2 करोड़ से अधिक ऐसे लिख लो, मतलब फिक्स नहीं है भाई 2 ही करोड़ हो, 2 करोड़ से अधिक थी। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखिएगा। क्या मेवाड़ को शामिल किया था इसमें? मेवाड़ मतलब उदयपुर है? नहीं किया? लिखिएगा, एक नोट डालो। मेवाड़ के शासक कौन थे एकीकरण के समय? देखो मेवाड़ इसमें शामिल नहीं है, कई जगह भोपाल मिलता है, कई जगह भोपाल मिलता है ना।
वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? भोपाल सिंह या भोपाल सिंह, बात एक ही है। तो मेवाड़ रियासत इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जब इसको शामिल करने की बात चली तो इसने क्या कहा, वो स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, नोट डाल के लिखिएगा। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तब तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि माणिक्य लाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की मेवाड़ की 20 लाख की जनसंख्या, या 20 लाख की जनता, 20 लाख की जनता लिख लेना, जनसंख्या ठीक नहीं रहेगा, 20 लाख की जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनका प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, एक रियासत थी जिसका नाम क्या था? मेवाड़ या उदयपुर। कौन सी रियासत है? उदयपुर रियासत। तो उदयपुर रियासत को भी इसमें शामिल करने की बात चली थी। पूर्वी राजस्थान संघ बनाया जा रहा था ना, जब 9 रियासत और एक ठिकाना मिला के, तो उसमें कहा गया था कभी बीच में उदयपुर भी आ रहा है तो उदयपुर को भी उसमें शामिल कर लो। लेकिन उदयपुर का जो महाराणा था उस समय भोपाल सिंह था, और भोपाल सिंह का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था राममूर्ति। क्या नाम था? राममूर्ति। सर की उपाधि धारण करता था, तो सर राममूर्ति। तो इन्होंने क्या करा? मना कर दिया, कहा हम इस पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो एक वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा का एक स्टेटमेंट है कि भाई मेवाड़ की 20 लाख की जनता का भाग्य अकेला ये जो मेवाड़ का महाराणा और ये जो इसका प्रधानमंत्री राममूर्ति है ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कथन पूछा जाता है। ये कथन किसका? पहली बात तो बताओ। माणिक्यलाल वर्मा का। कब बोला था इसने कथन? जब इसने शामिल होने से मना कर दिया था, द्वितीय चरण में शामिल होने से। बाद में तो शामिल होगा, लेकिन द्वितीय चरण में मना कर दिया था विद्यार्थी। तो यहाँ प्रधानमंत्री का नाम भी लिख लेना इसके। ये जो उदयपुर का जो प्रधानमंत्री है इसका नाम क्या है? राममूर्ति, सर राममूर्ति, सर राममूर्ति। और जब इस संघ में बांसवाड़ा को शामिल किया गया था तो वहां का शासक था चंद्रवीर सिंह। उसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। तो ये किस रियासत के शासक ने कहा कि मैं विलय करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह का कथन है। एक और कथन लिख लो। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि चंद्रवीर सिंह है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये किस रियासत के शासक ने बोला था विद्यार्थियों? हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के शासक नाम क्या है? चंद्रवीर सिंह। कई बार, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मैंने अभी आपको 2 कथन लिखाए हैं। एक तो मेवाड़ की जनता का निर्णय अकेला महाराणा नहीं कर सकते, माणिक्यलाल वर्मा का, और एक स्टेटमेंट किसका लिखाया है? चंद्रवीर सिंह का लिखाया है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था, आपको पता हो तो, कि महात्मा गांधी बहुत बड़े, आपको पता, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, और उनको एक व्यक्ति है जिन्होंने राजनीतिक रूप से बच्चा कहा।
क्या कहा? राजनीतिक बच्चा। किसने कहा? तो वो कहा विद्यार्थियों एनी बेसेंट ने। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा। और इसी प्रकार अभी अंता उपचुनाव हुआ है, उसको भी मैंने एक मजाक के रूप में एक क्वेश्चन बना दिया कि नरेश मीणा को राजनीतिक बच्चा किसने कहा? तो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा था। हालांकि ये एग्जाम में आने वाला नहीं, सेकंड वाला तो मजाक के रूप में बनाया था, लेकिन फर्स्ट वाला वास्तव में उससे रिलेटेड था। और महात्मा गांधी आपको पता है कितने बड़े नेता हुए हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया विद्यार्थी आपका कौन सा चरण कंप्लीट? सेकंड चरण कंप्लीट। लिखो तृतीय चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण। नाम लिखो विद्यार्थियों तीसरे चरण का। संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन भी कहते हैं इसको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन भी कहते हैं इसको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन, ये नाम भी मिलता है इसका। अब देखो, इससे पहले दो चरण हुए ना विद्यार्थियों। वो पहला चरण तो हुआ 18 मार्च 1948 को, दूसरा हुआ 25 मार्च 1948, यानी मार्च के महीने में हुए दोनों। अब ये तीसरा मार्च के महीने बाद में कौन सा महीना आता है? अप्रैल आता है। तो ये अप्रैल अप्रैल को होगा, 18 अप्रैल को होगा। कब होगा? और सन वो की वही रहेगी, तो लिख लो। आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो 18 अप्रैल 1948, 48। संयुक्त राजस्थान संघ है ना, इसमें विद्यार्थियों कैसे याद करना है इसको? कि एक तो इसमें पूर्वी राजस्थान जो संघ था वो पूरा आ जाएगा, प्लस उदयपुर रियासत आ जाएगी। उदयपुर को या मेवाड़ रियासत भी कह सकते हो आप। तो अब मेवाड़ को शामिल कर लेंगे इसमें। किसको शामिल कर लेंगे? तो लिखिएगा इस चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को शामिल की, उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। यानी यार्थार जो भी लिखना चाहते हो आप। अब देखो विद्यार्थी, इसका मतलब क्या है? आपने पूर्वी राजस्थान पढ़ा है। पूर्वी राजस्थान का मतलब कौन कौन सी रियासत है? एक तो ठिकाना, 9 रियासतें, और अब एक और होगी रियासत। हुई कि नहीं हुई? तो अर्थात एक तो ठिकाना हो गया इसमें, और 10 रियासतें होगी। होगी कि नहीं होगी? 10 रियासतें। और ये कौन सी जोड़ी है? उदयपुर जोड़ी विद्यार्थियों। अब मुझे तो आप बताओ, पहले तो 9 रियासतें कौन सी थी? अभी वापस एक बार दिखा देता हूं पहले वाला मैप आपको। ये 9 रियासतें ये थी, किशनगढ़ था, टोंक था, शाहपुरा, बूंदी, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और कुशलगढ़ वो था ही। और अब इसमें एक और जोड़ दिया विद्यार्थियों, कौन सा? उदयपुर और जोड़ दिया। बस इसमें एक और काम करना आपको, केवल उदयपुर जोड़ना है। और उदयपुर का शासक मैंने आपको लिखा ही दिया, कौन है? भोपाल सिंह है, महाराणा भोपाल सिंह। तो देखो 10 की 10 रियासतों का नाम आपको याद हो गया, और साथ ही में उनके शासकों का नाम भी याद है कि नहीं है? हाँ ठीक, ठिकाना जब अपना जब पूर्वी संघ में आ गया ना, तो पूर्वी संघ में, पूर्वी राजस्थान संघ में ठिकाना है, तो वो अपना आप ही उसमें शामिल हो जाएगा ना। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने को जो तीसरा चरण है ना, इसमें केवल इतना याद रखना है कि जो सेकंड चरण था उसमें एक रियासत और जोड़ दी। जो पहले उदयपुर रियासत शामिल नहीं थी ना, उसको शामिल कर ली। तो पहले के तो रहेंगे ना पूरे, ये तो यही रहेंगे, ये तो है ही उसमें भाई। इसका मतलब क्या है? ये वाला, इसका मतलब है ये वाले 9+1, और फिर एक और हमने जोड़ दी। वो कौन सी जोड़ दी? उदयपुर जोड़ दी। तो चाहो तो आप एक बार एक काम करो, आप
संयुक्त राजस्थान संघ में कौन कौन शामिल थे वो लिख लो आप पूरा, वापिस नाम लिखो इनका, नाम नाम लिख लो केवल। देखो संयुक्त राजस्थान संघ में निम्नलिखित शामिल थे, निम्नलिखित शामिल थे। सबसे पहले लिखो उदयपुर, ठीक है। फिर 9 रियासतों के नाम लिख लो, अभी जस्ट इससे पहले जो लिखी है वो 9 रियासतों का नाम लिख लो विद्यार्थियों। कौन कौन सी है? किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 9 तो ये होगी, एक हमने उदयपुर कर ली और एक कुशलगढ़। हाँ, कई बार ये भी बन सकता है कि संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत या कौन सा ठिकाना था या नहीं था। तो आपके माइंड में अगर कोई थोड़ा सा भी क्वेश्चन है तो उसको आप इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। लिख लिया? तो तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। क्षेत्रफल लिखो 29,777, 29,777 वर्ग किलोमीटर है, एक संयुक्त का, ये संयुक्त का है। मतलब संयुक्त का मतलब है पूर्वी संघ, पूर्वी राजस्थान संघ और उदयपुर दोनों मिलाकर। लिख लिया? जनसंख्या लिखो, उसकी कितनी लिखी थी आपने? इसकी लिखो 42,60,918, ये जनसंख्या थी इसकी। लिख लिया? वार्षिक आय लिखो, उसकी सेकंड वाले कितनी आय लिखी थी आपने? 2 करोड़ से अधिक, तो इसकी लिखो 3 पॉइंट वार्षिक आय, 3.16 करोड़, यानी 316 लाख के आसपास हो गया ना। 3.16 करोड़। पहला चरण का उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल का पूरा नाम लिखा दिया था मैंने आपको। वहां एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, वो केंद्रीय मंत्री था, केंद्र सरकार थी ना, उसमें मंत्री था, वहां लिख लो आप कहीं ना कहीं, मैं भूल गया था उस समय लिखना आपको। एनवी गॉडगिल कौन है? केंद्रीय मंत्री है, स्टेट में उसका कोई रोल नहीं, सेंटर का है वो, केंद्रीय मंत्री था वो। ठीक है, अब वापिस आ जाओ अपने यहाँ पर। अब देखो तीसरा जो चरण है विद्यार्थियों, इसका जो उद्घाटन करेंगे उद्घाटन करता, तीसरा चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। उद्घाटन करता लिखो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। राजधानी लिख लो विद्यार्थियों। अब बताओ राजधानी किसको बनाएंगे? पहले की राजधानी कौन सी थी? पहला पहला अलवर, दूसरे की कोटा और तीसरे की उदयपुर, तीसरे चरण की उदयपुर। राजधानी लिख लो उदयपुर। सेकंड का राज प्रमुख किसको बनाया था? भीम सिंह को। अब इसका लिखो तीसरा जो चरण है इसका राज प्रमुख लिखो, कौन बनेंगे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह।
पहले का कौन था? पहले का नाम क्या है? उदयवान। सेकंड का भीम सिंह, और तीसरे का भूपाल सिंह है, ध्यान रखना। उपराज प्रमुख पहले का कौन था? कौन कह रहा कोई नहीं था? पहले का था ना, गणेश पाल को बनाया था ना, करौली का शासक था, उसको बनाया था विद्यार्थियों। और सेकंड का उपराज प्रमुख कौन को किसको बनाया था? हाँ, वरिष्ठ सीनियर कौन था? बूंदी का शासक बहादुर सिंह। और कनिष्ठ कौन था? डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह था। अब यहाँ पे लिखो उपराज प्रमुख। यहाँ पर भी विद्यार्थी दो को बनाया। क्यों बनाया? दो को। एक तो लिखो वरिष्ठ, ये बनाया विद्यार्थियों भीम सिंह को। भीम सिंह को। दो का ऐसे तो तीन हो जाएगा फिर तो। हाँ ठीक है, मतलब एक तो बनाया वरिष्ठ और दो बनाया इसमें कनिष्ठ। दो कनिष्ठ बनाए थे इसमें। चल जा, दो कनिष्ठ बनाए। भीम सिंह कहाँ का शासक है? कोटा का। उन बूंदी और डूंगरपुर वालों को भी तो खुश रखेंगे ना। एक लिख लो, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। नहीं तो वो निकल जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह। अरे सॉरी, बहादुर सिंह लिख लो। बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। अरे बहादुर सिंह तो कहाँ का है? बूंदी का है। और लक्ष्मण सिंह कहाँ का है? डूंगरपुर। ये लिख लो। उपराज प्रमुख इसमें दो बना, मतलब दो टाइप के बनाए। एक तो वरिष्ठ और कनिष्ठ। वरिष्ठ तो एक को ही बनाया था, लेकिन कनिष्ठ कितनों को बनाए? दो को बनाया। किस किस को? लक्ष्मण सिंह को और बहादुर सिंह को। लक्ष्मण सिंह कहाँ का शासक है? डूंगरपुर का। और बहादुर सिंह, लेकिन अगर द्वितीय चरण में देखें हम, तो द्वितीय चरण में उपराज प्रमुख दो को ही बनाया था, वरिष्ठ और कनिष्ठ। कनिष्ठ में भी एक था और वरिष्ठ भी एक था। किस किस को बनाया था वहां पे? बहादुर सिंह को तो वरिष्ठ, और इसको लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ बनाया था। अब जो बूंदी का पहले वरिष्ठ हुआ करता था, उसको भी क्या बना दिया अब यहाँ पर? कनिष्ठ बना दिया, क्योंकि वरिष्ठ किसको बना दिया? भीम सिंह को बना दिया। और इससे पहले चरण में भीम सिंह खुद राज प्रमुख हुआ करता था। देख लिया? आगे लिखो विद्यार्थियों। पहले का प्रधानमंत्री किसको बनाया? सेकंड का प्रोफेसर गोकुललाल असावा। और तीसरे का लिख लो विद्यार्थियों, माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री लिखो, प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। नोट डालो। माणिक्यलाल वर्मा को जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। कैमरा का ध्यान रखना। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो इसमें। माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित शामिल थे। माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित शामिल थे। पहला लिखो, गोकुललाल असावा। गोकुल लाल असावा। और गोकुल लाल असावा आपको पता है, इससे जस्ट पहले वाले में खुद क्या है? पीएम है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गया ये। गोकुल लाल असावा कहाँ के हैं? शाहपुरा।
अब विद्यार्थियों, आप पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आपको मंत्री बनाया जा रहा है किसी दूसरे के अधीन, फिर थोड़ा सा मतलब अपने आप को ऐसा असहज महसूस करते हैं उसमें। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, इसको डिप्टी पीएम बना दिया। क्या बना दिया? उप प्रधानमंत्री भी बना दिया था। शाहपुरा वाले को क्या बना दिया? उप प्रधानमंत्री का पद भी दे दिया इसको। लिख लिया? और लिखो। प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, ये कौन शामिल थे? प्रेम नारायण माथुर थे। और ये कहाँ के? उदयपुर के। भूरेलाल बयां, ये कहाँ के? उदयपुर के। जगह जरूर लिखना है इनकी। भूरेलाल बयां, लिख लिया? और लिखो मोहनलाल सुकाड़िया, मोहन लाल। कई बार प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल था या नहीं था? मोहनलाल सुकाड़िया। ये भी कहाँ का है? तो उदयपुर के तीन व्यक्ति, तीनों ही उदयपुर के हैं। प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बयां, मोहनलाल सुकाड़िया, तीनों ही वहाँ के हैं। और लिखो अबिन हरी, अबिन हरी, और इसका संबंध है कोटा से। कौन सी रियासत से है? कोटा। और लिखो ब्रिज सुंदर शर्मा, और इसका संबंध है बूंदी से। किससे है? बूंदी से विद्यार्थी। समझ गए? तो इसके मंत्री माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है? गोकुललाल असावा है, और गोकुललाल असावा आपको पता है सेकंड चरण का पीएम भी रह चुका है। सेकंड चरण का क्या था ये? पीएम, इसलिए उसको डिप्टी पीएम बना दिया इसमें, है ना। एक तो ये शामिल था। इसके अलावा प्रेमनारायण माथुर था, भूरेलाल बयां था, मोहनलाल सुकड़िया, ये तीनों उदयपुर से है। देखो यहाँ से कई बार सवाल होता है कि माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल से संबंधित कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। और एक तरफ तो इनका नाम देते हैं, एक तरफ इनकी लोकेशन देते हैं, भाई कहाँ से रिलेटेड थे ये। तो अगर ऐसा आ जाए, गोकुललाल असावा के ब्रेक आगे क्या आएगा? शाहपुरा। और प्रेमनारायण माथुर के आगे माना क्या आ जाए? बूंदी। क्या आ जाए? बूंदी। भूरेलाल बयां के आगे क्या आ जाए? उदयपुर। और अबिन हरी के सामने आ जाए कोटा। तो कौन सा असंगत है बताओ? सेकेंड वाला। प्रेमनारायण माथुर बूंदी का नहीं, कहाँ का है? जब पढ़ा हुआ होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने चरण हो गए? 3 चरण हो गए। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।